जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे साल की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड न्यूज़ को। तो पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारी न्यूज़ है सिटीजनशिप से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपेल्ड वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। सेक्शन 6 से सेक्शन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट का जो है वो असम रिकॉर्ड से रिलेटेड है। देखते हैं इसमें आगे क्या क्या है। इट प्रिस्क्राइब 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो 5 तरीक़ों से सिटीजनशिप एक्वायर करने का तरीका बताता है कि बाई बर्थ, अगर आप पैदाइश आपकी इंडिया में हुई है तो आप बाई बर्थ इंडियन सिटीजन होंगे। बाई डिसेंट, आपके जो माँ बाप हैं वो इंडिया में पैदा हुए हैं। और रजिस्ट्रेशन के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू, ये दोनों रजिस्ट्रेशन के थ्रू होते हैं। और अगर फ्यूचर में हम किसी टेरिटरी को अपने इंडिया के अंदर लेते हैं तो उसके थ्रू आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप। दो सिटीजनशिप हम नहीं रख सकते हैं, जैसे यूएस, यूके, पाकिस्तान वगैरह में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज अ स्पेशल प्रोविजन एडिड थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेक्शन 6 से जोड़ा गया था, जो कि 1985 में हुआ था। ये अमेंडमेंट क्यों हुआ था? असम अकॉर्ड हुआ था, जिसमें यह कहा गया था जो लोग 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच इंडिया में आए हैं, असम में आए हैं, तो उन्हें इंडिया का सिटीजन मान दिया जाएगा। ऐसा सेक्शन 6 से ऐड करके ये प्रावधान कर दिया गया था। कहाँ से आए हैं? जो कि बांग्लादेश से आए हैं, कहीं और से नहीं। सिर्फ बांग्लादेशी जो 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 में आए हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। यही डेट क्यों चूज़ करेगी? ये डेट इसलिए चूज़ करेगी क्योंकि इस टाइम पे हमने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया था और एक नया देश बनवा दिया था, बांग्लादेश। ठीक है, तो इसलिए ये डेट रखी गई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंड सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो 2019 में एक अमेंडमेंट और आया था, उसमें कुछ प्रावधान रखे गए थे। देखते हैं उसे। फॉरेन ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ असम फॉरेन ट्रिब्यूनल एंड डिक्लेयर अ रेजिडेंट ऑफ स्टेट एज अ इंडियन सिटीजन। फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है एक क्वासी जुडिशनल बॉडी है और ये इस ऑर्डर के तहत बनी है। फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई है। तो इसकी अथॉरिटी क्या होती है? ये डिक्लेयर करती है अगर कोई माइग्रेट करके आया है तो ये बॉडी डिसाइड करती है कि ये फॉरेनर रहेगा या इंडियन सिटीजन रहेगा। ये पावर इस बॉडी के पास रहती है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला बदल दिया है और बोला गया है कि जो इस टाइम पे लोग आए थे वो इंडियन सिटीजन है, वो माइग्रेटरी या फॉरेनर्स नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फिर इसकी अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। ओनली फॉरेनर ट्रिब्यूनल है पावर टू डिक्लेयर पर्सन एज ए फॉरेनर। वही जो मैंने अभी बताया कि इसके पास पावर है कि ये डिक्लेयर कर सकती है कौन फॉरेनर है, कौन सिटीजन है, अगर कोई माइग्रेट करके आया है दूसरे देश से। ये अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से। फिर एक रूल लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, जो 2019 में अमेंडमेंट एक्ट आया था उसको लागू करने की बात करता है। अब हम देखते हैं जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया था इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें यह है कि लोग जो है किन किन तरीक़ों से जो माइग्रेट करके आए हैं वो बाई रजिस्ट्रेशन और बाई नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप ले सकते हैं। कौन कौन इसमें शामिल होंगे? अगर कोई इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर उसने किसी इंडियन पर्सन से शादी की है, या फिर मान लो कोई बच्चा था उस टाइम पे माइनर था, 18 साल से छोटा था और उसके माँ बाप बाहर चले गए हैं, तो वो इस तरीके से सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया की। अ पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए इंडियन सिटीजन, जिसके माँ बाप एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड है। अ पर्सन और इधर ऑफ हिज पेरेंट वॉज सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर किसी के माँ बाप इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे इंडियन सिटीजन थे तब वो ले सकता है। रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, कोई OCI कार्ड होल्डर है उसे भी सिटीजनशिप मिल सकती है बाई रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। फिर इन्हें क्या क्या देना होगा प्रूफ ऑफ नेशनलिटी के लिए? 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इन्हें देने होंगे प्रूफ करने के लिए, जैसे वीज़ा हो गया, रेजिडेंशियल परमिट हो गया, सेंसस स्लिप हो गई, आधार कार्ड वगैरह, ये सब देने होंगे। रिनाउंसिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपको दूसरे देश की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। अथॉरिटी टू विच एप्लीकेशन मे बी मेड अंडर सेक्शन 6B ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एप्लीकेबल शैल बी सबमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब ऑनलाइन जमा करना है और एम्पावर्ड कमेटी को देना है। थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एज नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बना के कि कब देना है और किसे देना है। फिर हम देखते हैं कि इसमें 4 कंडीशन रखी गई हैं। जो भी इलीगल माइग्रेंट हैं और वो इन 4 कंडीशन को फुलफ़िल कर देंगे तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, उन्हें फिर इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। और वो क्या है? पहली कंडीशन है वो जो है हिंदू होना चाहिए, सिख होना चाहिए, बुद्धिस्ट होना चाहिए, जैन होना चाहिए, पारसी या क्रिश्चियन होना चाहिए। और कहाँ से होने चाहिए? ये सारी धर्म के लोग अफगानिस्तान से होने चाहिए, बांग्लादेश से होने चाहिए या पाकिस्तान से होने चाहिए। और वो जो है इंडिया में कब एंटर कर गए हों? 31 दिसंबर 2014 के अंदर, मतलब पहले ये लोग इंडिया में एंटर कर चुके हों तो उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या है? दे आर नॉट सर्टेन ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इंक्लूडेड इन 6 शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो कि 6 शेड्यूल में आते हैं, इनके ट्राइबल एरिया में नहीं रहने चाहिए। फिर एरिया अंडर इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, मतलब 6 शेड्यूल प्लस इनर लाइन परमिट में ये लोग नहीं रहने चाहिए। ठीक है, ये 4 कंडीशन होगी। एक अमेंडमेंट और किया गया है कि नेचुरलाइजेशन पीरियड जो है पहले 11 साल था, अब वो 5 साल कर दिया गया है।
कि मतलब वो इंसान जो माइग्रेट करके आया है उसे कम से कम 5 साल इंडिया में रहना चाहिए। पहले 11 साल उसे रहना पड़ता तब जाके उसे सिटीजनशिप मिलती थी। अब 5 साल अगर वो इंडिया में रह रहा था एज ए माइग्रेंट तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। प्लस ये सारी जो शर्तें हैं वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI एक्ट प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल OCI रजिस्ट्रेशन ऑन 5 ग्राउंड। OCI का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है इन 5 ग्राउंड पे। देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड के थ्रू उसने रजिस्ट्रेशन किया हो और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं रखता हो, इंगेजिंग विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर के टाइम एनिमी के साथ हाथ मिला लिया उसने, दुश्मन देश के साथ, नेसेसिटी इन इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट। उसे जो है इंडिया की सोवरेनिटी सिक्योरिटी में इंटरेस्ट होना चाहिए। और इफ़ विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन OCI हैज़ बीन सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर। अगर ऐसे व्यक्ति को जो कि OCI कार्ड होल्डर है उसे 2 साल या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा हो जाती है इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी OCI से रिलेटेड ओवरसीज सिटीजन। तो इसे रिक्लासीफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। तो देख लेते हैं OCI कार्ड होल्डर होते कौन है। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था 2005 में। फॉरेन मिलिट्री पर्सन को नहीं मिल सकता OCI कार्ड। पर्सन विद इंडियन ओरिजिन इन OCI कार्ड होल्डर को PIO और OCI दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक ही कैटेगरी बना दी गई 2015 में। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। हु वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950। 1950 से पहले या 1950 के टाइम वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हु वॉज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी। जो 26 जनवरी 1950 के टाइम एलिजिबल था सिटीजन इंडियन सिटीजन होने के लिए तो उसे मिल जाएगा। हु बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 में जो इंडिया की टेरिटरी बनी उसमें उससे वो बिलोंग करता हो। हु चाइल्ड इज और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड सच सिटीजन। अगर मान लीजिए आपका मतलब कोई किसी का ग्रैंड चाइल्ड है, पोता है, पर पोता है, तो उसे मिल जाएगी जो कि इंडियन सिटीजनशिप रखता हो, उसके ग्रैंड फादर वगैरह, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। कोई माइनर था उस टाइम पे तो उसे मिल जाएगी अगर उसके माँ बाप या उनके ग्रैंड फादर वगैरह इंडियन सिटीजन रखते होंगे। हु इज़ माइनर चाइल्ड एंड हुज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया। हुई फॉरेन ओरिजिन स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन और OCI कार्ड होल्डर हुज मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 years बिफोर प्रेजेंटिंग ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इंडियन सिटीजन की जो वाइफ होगी या हस्बैंड होगा तो उसके जो फॉरेन जो बाहर की स्पाउस होगी उसे इंडियन सिटीजन मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो 2 साल के लिए शादी उनकी वैलिड रहनी चाहिए। अगर वो जिस टाइम पे वो एप्लीकेशन दे रहे हैं उससे 2 साल पहले से उनकी मतलब 2 साल हो जानी चाहिए उनकी शादी वैलिड होने के लिए। फिर बेनिफिट क्या है, मल्टीपल एंट्री हो जाती है उनकी, बार बार वीज़ा नहीं लेना पड़ता। इक्वालिटी विद NRI के बराबर ही होते हैं ये लोग इकोनॉमी और एजुकेशन के मामले में। एक्सेप्शन यह है कि ये कोई एग्रीकल्चर लैंड या प्लांटेशन लैंड नहीं ले सकते हैं। और इन मैटर परटेनिंग टू इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और इंडियन सिटीजनशिप इन्हें 5 साल के बाद मिल जाएगी अगर इनके पास OCI कार्ड होल्डर है। ही हैज़ बीन डिसाइडेड इन इंडिया फॉर 1 year आउट ऑफ 5 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। 5 साल उसे इंडिया में मतलब 5 साल में से 1 साल उसे इंडिया में रहना जरूरी है, चाहे वो बाकी के 4 साल बाहर रह रहा हो। एलिजिबिलिटी टू एनरोल इन नेशनल पेंशन स्कीम में वो एनरोल कर सकता है जैसा कि NRI भी कर सकते हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन है कुछ कि उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा OCI कार्ड होल्डर को। नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता जब तक OCI उस कार्ड उसके पास है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, जज नहीं बन सकता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, MLA नहीं बन सकता, MLC नहीं बन सकता। फिर विद रिगार्ड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसको रिस्ट्रिक्शन है, वो जैसे IAS IPS वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सारी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। नॉट एलिजिबल फॉर पब्लिक सर्विसेज पोजीशन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। स्पेशल अप्रूवल अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उन्हें मिल सकता है। और स्पेशल अप्रूवल उन्हें किन किन चीज़ों के लिए भी लेना पड़ सकता है। रिसर्च के मामले में, हाइकिंग वगैरह करने जाए, मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहाँ पर फॉरेनर्स बैन है और OCI बैन है, वहाँ के लिए इन्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर मिशनरी एक्टिविटीज़ मतलब अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए जो एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं, मिशनरी एक्टिविटीज़, उनके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। जर्नलिज्म के लिए लेनी पड़ेगी और जो प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं उनके लिए लेनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं रिजर्वेशन और एफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है कि US में जो है बात चल रही है डाइवर्सिटी प्रोग्राम ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस को में जो ये प्रोग्राम चलते हैं उन्हें बैन करने की बात चल रही है। ये क्या है, एक एफर्मेटिव एक्शन है कि यूनिवर्सिटी में ताकि अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग यूनिवर्सिटी में आए। वो अलग कास्ट के मतलब वहाँ कास्ट वास्ट तो क्या वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट चलता है, मैन वीमेन का डिस्क्रिमिनेशन चलता है। तो इन्होंने ये बोला है कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले मैन वीमेन और ब्लैक एंड वाइट इन सबको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा यूनिवर्सिटी में। तो ये इस प्रोग्राम के तहत मिलता था। तो US में ये हो रहा है कि इन पर बैन लगाया जाए या रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। अब हम देख लेते हैं एफर्मेटिव एक्शन है क्या। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब यह है टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल ऑप्रेस्ड ग्रुप, जिनके साथ सदियों से बहुत ज़्यादा एक तरीके से दुर्व्यवहार होता आ रहा है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करता आ रहा है, उन लोगों को शामिल करने के लिए एफर्मेटिव एक्शन लाए जाते हैं। ये एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट वगैरह में शामिल किए जाते हैं। पहले हम USA की बात कर लेते हैं कि USA में किस तरीके का एफर्मेटिव एक्शन है, फिर इंडिया का तो हमें पता है, उसे हम देख लेंगे। USA में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, लेकिन ये
बट इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज ऑफ 14th अमेंडमेंट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड टू परमिट एफर्मेटिव एक्शन। इनका जो इक्वल प्रोटेक्शन है उसमें क्लॉज 14 में अमेंडमेंट किया गया है, जिसे इंटरप्रेट करके ये बोला गया कि हम एफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए और माइनॉरिटी ग्रुप्स को और वीमेन को अपनी सोसाइटी में ऐड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया, एफर्मेटिव एक्शन यूएसए में लाया गया। तो कौन कौन किन किन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है और हिस्पैनिक्स के साथ होता है, जो कि स्पेनिश बोलते हैं और अलग अलग देशों से हैं, जो लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब जगह से हैं, लेकिन यूएस में, और स्पेनिश उनकी लैंग्वेज है। फिर एशियन अमेरिकन, इनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन। इंडियंस के साथ काफ़ी ज़्यादा देखने को न्यूज़ मिल जाती है। फिर ब्लैक एंड वाइट लोगों के साथ हो जाता है। फिर किस बेसिस पे ये लोग एफर्मेटिव एक्शन देते हैं? वो है बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। ये इनका एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये लोग एफर्मेटिव एक्शन चलाते हैं। और इनके कुछ ऑर्डर्स हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 1961 दिया गया था, लेटेस्ट सिविल राइट्स एक्ट लाया गया था इनका 1964 में। तो ये लीगल बैकिंग देते हैं एफर्मेटिव एक्शन को। और कितने, जैसे इंडिया में तो 50% तक हम SC/ST को रिजर्वेशन दे सकते हैं, SC/ST OBCs को, लेकिन यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है यूएसए में। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। ये जो है एफर्मेटिव एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। किस लिए लाए थे? डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए लाए थे, जो कि अभी तक हुआ ही नहीं है। फिर है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लाए थे। बेस्ड ऑन कोटा सिस्टम, कोटा चलता है, उसके बेसिस पे ये एफर्मेटिव एक्शन दिया जाता है। आर्टिकल 15(4) एंड 16(4). 15(4) जो है वो एजुकेशन में दिया जाता है, 16(4) जो है वो जॉब और प्रमोशन के लिए दिया जाता है। अपर सीलिंग इसकी 50% है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हम दे नहीं सकते। हालांकि तमिलनाडु और साउथ के कुछ स्टेट में 50% से ऊपर हो गया रिजर्वेशन। तो हमने देखा कि ना तो यूएसए में ख़त्म हुआ डिस्क्रिमिनेशन, ना इंडिया में ख़त्म हुआ। इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में और लॉ वगैरह पारित होने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चलता आ रहा है सदियों से। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स केस में कि शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उन्हें एफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। अगर उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है तो हम सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम देखते हैं SCs में एक शेड्यूल कास्ट जो होती है उसमें कई सारी लिस्ट हैं शेड्यूल कास्ट की। तो उसमें ऐसा देखा गया कि कुछ क्लासेस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कुछ क्लासेस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अगर हम इनका, जिन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, अगर हम इनका सब क्लासिफिकेशन कर दें तो इनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। इन्होंने ये नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि 100% ही कर दो। इन्होंने ये बोला है अगर मान लो 10 वैकेंसी है, मतलब मैं एग्जाम्पल देकर बताऊँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी जॉब में 10 वैकेंसी है, तो ये बोल रहे हैं अगर इन लोगों का, इन कास्ट का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उन्हें कम से कम 3 सीट इनके लिए रिजर्व करके रखें, 7 नॉर्मली आप कर सकते हैं अलाउड। अब शेड्यूल कास्ट जो है वो आर्टिकल 341 क्लॉज के अंदर नोटिफाई की जाती है। और ये हेट्रोजेनस ग्रुप है, अलग अलग टाइप की कास्ट है शेड्यूल कास्ट में। और कास्ट, रेस, ट्राइब विद वेरिंग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस में आते हैं, तो इन्हें जो है कैसे शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल लिस्ट में डाला जाता है, कौन सी कास्ट को? तो या तो प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे या फिर उस लिस्ट को पार्लियामेंट अमेंड करेगी और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगी कास्ट को। तो इन 2 तरीके से शेड्यूल कास्ट में कास्ट ऐड होती हैं। तो ये कुछ 2 तरीके हैं जिनसे शेड्यूल कास्ट में कास्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। सेम ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स का प्रावधान है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हो जाएंगे, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एक तरीके से, जिन्हें अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अगर उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व हो जाएंगी तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। स्टेट कैन सब क्लासिफाई बेस्ड ऑन इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस सीटें दे दी, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन उन्हें साबित करना पड़ेगा, तब जाके देनी पड़ेगी। और रिजर्वेशन भी इसलिए ही दिया जाता है, पहले साबित होता है कि उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, चाहे एजुकेशन हो या जॉब हो, तभी जाकर रिजर्वेशन दिया जाता है। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि रिजर्वेशन देना जरूरी है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, और ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। गवर्नमेंट चाहे तो नहीं दे सकती रिजर्वेशन। स्टेट मस्ट कलेक्ट डेटा ऑन इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए, स्टेट को जो है इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये देना पड़ेगा रिजर्वेशन। डिसीजन इज अमेंडेबल टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कल के दिन किसी सरकार ने आर्बिट्ररी एक्शन ले लिया और रिजर्वेशन दे दिया किसी पर्टिकुलर कास्ट को, तो ऐसा नहीं है, वो जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। और वही 100% रिजर्वेशन नहीं है इन लोगों के लिए। इन्हें मान लीजिए 10 कास्ट हैं और 10 में से 3 कास्ट अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इनके लिए हम कह सकते हैं। और 10 वैकेंसी है मान लीजिए किसी जॉब की, तो 10 में से मान लीजिए 3 सीट इन्हें दे दी SCs में और 7 सीट इन SCs इन कास्ट को दे दी। तो ये इनका प्रॉपर तरीका है। फिर कुछ वर्डिक्ट देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जैसे इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। सुप्रीम कोर्ट एम्फेसिस दैट गवर्नमेंट मस्ट एक्सक्लूड क्रीमी लेयर विद इन OBC। इन्होंने जो है OBC में क्रीमी लेयर लेके आए थे कि अगर मान लीजिए 8 लाख से ज़्यादा OBC फैमिली पैसा कमाती है तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 8 लाख से नीचे कमाती है तो उसे मिल जाएगा। सेम ऐसे ही EWS का है, पैसों के आधार पर तय किया जाता है कि किसे रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या नहीं। फिर एक वर्डिक्ट है EV चिन्नाया
वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004, सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज अमाउंटेड टू टिंकरिंग विद प्रेसिडेंशियल लिस्ट एंड देयरफॉर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 341(2) विच एक्सक्लूसिव वेस्ट पावर इन पार्लियामेंट। ये वर्डिक्ट ये बोलता है कि सब क्लासिफिकेशन अगर हम एससीज का कर रहे हैं और वो प्रेसिडेंशियल लिस्ट में हो रहा है तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 341 का। इसका जो एक्सक्लूसिव पावर है वो पार्लियामेंट के पास है सब क्लासिफिकेशन करने की। फिर नेक्स्ट वर्डिक्ट है हमारे जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्सेप्ट टू आर्टिकल 341 एंड 342 डज नॉट टिंकर विद प्रेसिडेंट लिस्ट। मतलब ये प्रेसिडेंट लिस्ट से क्रिमिनल का जो प्रावधान है ये प्रेसिडेंट लिस्ट से वो नहीं होता, एक तरीके से प्रेसिडेंट लिस्ट के थ्रू होते हुए नहीं जाता है। ये जो है पार्लियामेंट लाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली डिक्लेयर करते हैं कौन ओबीसी है, कौन क्रिमिनल लेयर के अंदर है, कौन नहीं है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके ऊपर तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि अंबेडकर जी के क्या व्यूज़ थे, BN राव के क्या व्यूज़ थे। फिर जितने भी आर्टिकल निकले थे इंडियन एक्सप्रेस में वो सारे कवर किए मैंने यूसीसी से रिलेटेड। देख लेते हैं इसमें क्या है। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड अनाउंस यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट फ्रॉम जनवरी 2025। तो यूसीसी के बारे में देख लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले क्या हिसाब था। लेक्स लोग की रिपोर्ट थी, उन्होंने बोला था यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ऑफेंसेज में, एविडेंसेस में और कॉन्ट्रैक्ट्स में। मुस्लिम एंड हिंदू पर्सनल लॉ शुड नॉट बी कोडिफाइड। इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम लॉ को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए नहीं बात की थी, उन्होंने सिर्फ कहा था ऑफेंसेज, एविडेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट में यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। फिर BN राव की एक कमेटी थी, उन्होंने बोला था कोडिफाई हिंदू लॉ विच वुड गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन। तो BN राव ने बोला था वुमेन को भी इक्वल राइट्स का हक है, तो इसलिए यूसीसी लाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। हम देखते थे सती प्रथा वगैरह चलती थी और भी बहुत सारी प्रथाएँ थी वीमेन के अगेंस्ट, तो इसलिए ये लाने की बात की थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में देख लेते हैं। आज़ादी के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया जिसमें मैरिज सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशन इन फॉरेन कंट्रीज़। मान लीजिए कोई इंटर रिलीजन मैरिज करता है या फिर किसी फॉरेनर से शादी करता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आता है। और फिर 4 मेजर इनेक्टमेंट आए हिंदू लॉ के अंदर, जो कि यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये जो है हिंदू कोड बिल जो अंबेडकर जी लाए थे उसी का ही पार्ट थे, एक तरीके से उसी को ही मॉडिफाई करके ये लागू किए गए थे अलग अलग बिल लाके। ठीक है, तो ये एक तरीके से हिंदू कोड बिल ही था। नेक्स्ट न्यूज़ है ये यूसीसी के बारे में है। इट रेफर्स टू यूनिटरी सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन को देखे बिना ये सारे सिस्टम जितने भी पर्सनल लॉज वगैरह हैं, डाइवोर्स का, शादी करने का और जो भी कुछ है सक्सेशन का कि किसको प्रॉपर्टी कितनी मिलनी चाहिए, इन सब का एक ही लॉ होना चाहिए। इट इंक्लूड्स मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सब पे एक ही लॉ होना चाहिए। आर्टिकल 44 यूसीसी के बारे में बात करता है जो कि TPSP में आता है, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करंट स्टेटस देख लेते हैं। एच रिलीजन अधेरिंग टू इट्स स्पेसिफिक लॉ। अभी फिलहाल हिंदूज़ का अलग लॉ चलते हैं, मुस्लिम्स के अलग लॉ चलते हैं। जैसा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 चलता है जो कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट के लिए है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है मुस्लिम्स के लिए। एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो क्रिश्चियन, पारसीज एंड ज्यूज़ के लिए चलता है। गोवा में सबसे पहले लागू हुआ था यूसीसी, जो कि आज़ादी से पहले ही से ही लागू है, और ये है पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। ये 1867 से ही यूसीसी वहाँ पर लागू है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जितने भी आर्टिकल्स कवर किए हैं इंडियन एक्सप्रेस ने वो सारे मैंने कवर करे हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसे भी आप देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार्ड सिविल कोर्ट नेशन वाइड फ्रॉम रजिस्टरिंग न्यू सूट चैलेंजिंग द ओनरशिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप और ऑर्डरिंग सर्वे ऑफ डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट अंटिल फर्दर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जब तक हम अगला आदेश नहीं दे देते तब तक कोई भी कोर्ट कोई नया सूट जो चैलेंज कर रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे अभी बहुत सारे केसेस आए थे कि जामा मस्जिद को हम सर्वे करेंगे और जो दरगाह है राजस्थान में उसे भी हम सर्वे कराएंगे कि वो इंडियन वहाँ पर हिंदू भगवान का वो है, श्राइन है। या फिर संभल में एक मस्जिद है उसको सर्वे करने के लिए बोल दिया कि वहाँ पर कल की पैदा हुए थे तो उसका सर्वे करने के लिए बोल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बार लगा दिया है और बोल दिया है कि हमारे अगले आदेश पे कोई भी न सर्वे होगा ना कोई कोर्ट इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। इसके रिगार्डिंग हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि एक्ट डिक्लेयर रिलीजियस करेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू बी द सेम एज इट वाज ऑन 15 अगस्त 1947। आज़ादी के टाइम पे जो जैसा जिसका करेक्टर था, अगर कोई मस्जिद है मस्जिद रहेगी, मस्जिद मंदिर है मंदिर रहेगा, कोई चर्च है चर्च रहेगा, उसे कोई चेंज नहीं करेगा। बस एक एक्सेप्शन था जो कि था अयोध्या डिस्प्यूट। उस टाइम पे बोला जाता था अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, तो उसे एक्सेप्शन मिल गया था और उसी पे ही फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बहस वगैरह चली और केस आगे बढ़ा, फिर बाद में जाकर राम मंदिर बना। तो उसे छोड़ के बाकी सारे जितने भी प्लेसेस हैं उन सबको एज इट इज़ वैसे ही रखा जाएगा, ऐसा इस एक्ट में बोला गया है। और अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो उसे लगभग 3 साल की जेल और कुछ फाइन के साथ उसे पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रिवेंटिव डिटेंशन इन जसीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट द राइट्स ऑफ डिटेन्यू टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने
चसीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला है कि जो डिटेन हुआ है उसका प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना है चाहिए। तो इसका कुछ फंडामेंटल्स जान लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है क्या कहता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑन अ मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर। उसे डिटेन किया जाता है बिना ट्रायल के, बिना कन्विक्शन के, जो कि जिससे लगता है कि वो पब्लिक ऑर्डर के लिए या देश के लिए खतरा है, उसे डिटेन कर लिया जाता है बिना किसी ऑफेंस के। बस सोर्सेज के थ्रू पता लगता है कि ये भाई देश के लिए खतरा है, तो उसे डिटेन कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के तहत ये लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22(1) and 22(2). These protection are not available to a person arrested or detained under preventive detention law। मतलब ये जो है अरेस्ट होने के लिए जो प्रोटेक्शन मिली हुई है कि हमें बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, या फिर मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर लेके जाया जाएगा, ये सारी जो प्रोटेक्शन मिली हुई हैं, तो ये, या फिर जो वकील से बात करने की बात होती है कि पहले हमारे वकील को बताना ज़रूरी है, तो ये सारे जो प्रावधान हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ आर्टिकल 22(1) देख लेते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट। जब उन्हें अरेस्ट करने जाया जाए तो उन्हें बताया जाए किस आधार पे उन्हें अरेस्ट किया गया है, किस रूल के तहत और किस धाराओं के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है, उन पर चार्जेस क्या है। फिर आर्टिकल 22(2) देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर एंड डिटेंशन बियॉन्ड रिक्वायर मजिस्ट्रेट अप्रूवल। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा, और अगर टाइमिंग बढ़ानी है, उन्हें अपने पास रखना है और ज़्यादा दिन के लिए डिटेन रखना है, तो मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए रहेगा। फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 4 देख लेते हैं। डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ रिक्वायर्ड एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल। 3 मंथ से ज़्यादा अगर उन्हें डिटेन करके रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। आर्टिकल 22(5) देख लेते हैं। अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट डिटेंशन ऑर्डर। और अगर डिटेंशन ऑर्डर और बढ़ाने हैं तो उन्हें पहले से ही नोटिस देना पड़ेगा कि किसके आधार पर उन्हें डिटेन कर रहे हैं। इफ देयर इज फेलियर और इवन डिले इन फर्निश्ड डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन फॉर सच डिटेंशन इट वुड अमाउंट टू डेनियल ऑफ राइट टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अंडर आर्टिकल 22(5). मतलब अगर कोई, जिन्होंने अरेस्ट किया है, कोई भी एजेंसी ने जिसे अरेस्ट किया है, अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एक समय सीमित टाइम से पहले अगर वो जमा नहीं कर पाते कोर्ट को या पर्टिकुलर अथॉरिटी को, तो एक तरीके से जिसे डिटेन किया गया है उसका वो आर्टिकल 22(5) का वॉयलेशन है। आर्टिकल 22(5) ये कहता है कि जैसे ही वो पर्सन डिटेन हो, उसे ये बताना जरूरी है, उसे रीज़न बताना जरूरी है कि वो क्यों डिटेन किया गया है, प्लस उसे अपील करने की व्यवस्था कराई जाए कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उसे मिल सके कंसर्न अथॉरिटी से। ऐसा ना हो कि उसे अपील करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो रहा है किसी कोर्ट वगैरह में। तो ये सब अगर नहीं होता है तो इसका वॉयलेशन है आर्टिकल 22(5) का। देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन किस किस लॉ में अलाउड है। यह NSA लगता है, हम बहुत बार देखते हैं यूपी से खबर आते हैं NSA लग गया या UAPA लग गया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंटिव स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 स्मगलिंग वगैरह एक्टिविटीज़ में कोई शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। फिर ब्लैक मार्केट वगैरह कुछ ट्रैफिकिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें सप्लाई करता है ब्लैक मार्केट से, तो उसके ऊपर लग सकता है। ग्राउंड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या आधार देते हैं कि भाई स्टेट की सिक्योरिटी जरूरी है, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, फिर एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस वगैरह, ये सारे आधार देते हैं। कुछ वर्डिक्ट हैं कोर्ट के, वो देख लेते हैं। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 कोर्ट के ग्रीन फ्लैग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22(5). तो प्रिवेंटिव डिसीजन को अलाउड कर दिया गया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 22(5) जो है जो डिटेन्यू है उसका प्रोटेक्शन करता है इस आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट केस है शिबन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट अ कोर्ट रूम इज नॉट इवन competent to inquire into reality or in any case of the fact which are referenced as ground of detainment। कोर्ट ने ये बोला कि कोर्ट रूम जो है कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पर इन्हें साबित किया जाए या इनके ग्राउंड को साबित किया जाए कि ये डिटेन्यू है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पर्सनैलिटी राइट्स। दिल्ली हाई कोर्ट इन एन इंटरिम ऑर्डर रिस्ट्रेन वेरियस एंटिटीज ई-कॉमर्स स्टोर्स AI चैटबॉट एक्सेट्रा फ्रॉम मिसयूजिंग एक्टर्स नेम इमेजेस वॉइस एंड लाइकनेस विदाउट हिज कंसेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है जैसे कुछ लोकली लोग एडवर्टीजमेंट चला देते हैं, शाहरुख खान का फोटो लगा देते हैं या उसकी AI से आवाज़ निकाल के कुछ भी ऐड चला देते हैं, एडवर्टीजमेंट चला देते हैं, तो इन सब पे रोक लगाने की बात की गई है क्योंकि ये पर्सनैलिटी राइट के अंदर आता है। राइट ऑफ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनैलिटी इंक्लूड नेम वॉइस सिग्नेचर इमेज और एनी अदर फीचर इजीली आइडेंटिफाइड एज मार्कर्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पर्सनैलिटी राइट में आते हैं। दे आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी स्टैचू इन इंडिया बट ट्रेस टू फॉल अंडर राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड इसके लिए कोई लॉ वगैरह नहीं है इंडिया में।
राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर इसे माना जाता है। राइट टू पब्लिसिटी देख लेते हैं। राइट टू प्रोटेक्ट वंस इमेज एंड लाइकलीनेस, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट एक्ट के तहत, ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत इनकी इमेज वगैरह को ये अपनी इमेज वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर राइट टू प्राइवेसी है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथोराइज रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 21 और केएस पुट्टास्वामी केस के तहत राइट टू प्राइवेसी लागू की जाती है। डिफेमेशन सूट कैन बी फाइल्ड अंडर इंडियन पिनल कोड, डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं अगर उसका गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन, रेपुटेशन और देयर फैमिली, अगर किसी की फैमिली वगैरह या उसका कुछ रेपुटेशन पे बात आती है तो उस पर डिफेमेशन हो सकता है। एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 प्रोटेक्ट अनऑथोराइज यूज ऑफ फ्यू डिग्निटरीज, नेम सिंबल लिस्टेड इन इट्स शेड्यूल। इसमें कुछ नेम्स और शेड्यूल सिंबल्स हैं जिनका यूज़ नहीं कर सकते पब्लिकली, प्रॉपर उसे परमिशन चाहिए होगा उनका यूज़ करने के लिए। पर्सनैलिटी राइट अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन, देयर इज नो एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटी, ठीक है। बाकी ये रोम कन्वेंशन है 1961 का, इसमें परफॉर्मर्स राइट्स, फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स राइट एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट, इन सबके राइट्स को बचाने की बात की गई है। फिर ट्रिप्स है, ट्रिप्स जो है वो कॉपीराइट वगैरह इन सबको बचाता है, वीपो परफॉर्मेंस फोनोग्राम ट्रीटी वगैरह, ये जो है परफॉर्मर्स वगैरह जो होते हैं, एक्टर वगैरह जो होते हैं, इन सबके राइट्स के बचाने की बात करता है। अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स के 2011 दिल्ली हाई कोर्ट, स्टेट पॉपुलैरिटी और फेम ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी नो डिफरेंट ऑन इंटरनेट दैन इन रियलिटी। तो ये दोनों एक्ट भी जो है पर्सनैलिटी राइट को बचाने की बात करते हैं, इसे आप देख लीजिएगा। फिर एनिमी प्रॉपर्टी, एन एनिमी प्रॉपर्टी इन उत्तर प्रदेश बिलोंगिंग टू एंसेस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ इज डायरेक्टेड फॉर सेल। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि परवेज मुशर्रफ की जो प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश में उसे सेल करने की बात की गई है और डायरेक्शंस दिए गए हैं उसे सेल करने के। तो हम देख लेते हैं एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। ये जो है डिफाइंड एन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत डिफाइंड है। एनिमी वो होता है जो एक्सटर्नल एग्रेशन किया है इंडिया के लिए, तो ही ऐसी कंट्री है जिन्होंने इंडिया के लिए एक्सटर्नल एग्रेशन किया, वो है पाकिस्तान और चाइना। एनिमी प्रॉपर्टी जो है वो बिलोंग करती है एनिमी से, जो भी हमारा दुश्मन है, दुश्मन देश है, उसके लोग हैं, उसकी प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो वो एनिमी प्रॉपर्टी कही जाएगी। 2017 में इसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया था और इसकी जो डेफिनेशन है उसे बढ़ा दी गई थी। और इसमें जो है मान लीजिए कोई पाकिस्तान चला गया आज़ादी से पहले और उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में थी, तो उसके जो सक्सेसर होंगे, उनके बच्चे, ग्रैंड बच्चे जो भी होंगे, उन्हें भी ऐड कर लिया गया है, उन्हें भी वो प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। 1968 एक्ट एम्पावर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फॉर प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड सेलिंग द एनिमी प्रॉपर्टी। तो जो है इस एक्ट के तहत इनका प्रिजर्व, बचाव करना, मैनेज करना, उन्हें कंट्रोल करना और सेल करना इस एक्ट के तहत बोला गया है एनिमी प्रॉपर्टी को। राइट टू बी फॉरगेटन, सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन द इशू ऑफ राइट टू बी फॉरगेटन कंसर्निंग डिजिटल प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि राइट टू फॉरगेटन जो है, मान लीजिए आपने फेसबुक पे एक आईडी बनाई, उसमें बहुत सारे फोटोज़ डाले, वीडियोज़ डाले, मैसेजेस डाले और भी बहुत सारी चीज़ें डाली, लेकिन कल के दिन मान लीजिए कुछ साल बाद आपका मन करता है कि नहीं, मैं सोशल मीडिया से गायब होना चाहता हूँ, मेरी सारी चीज़ें इंटरनेट से गायब होनी चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसा आगे चल के हो सकता है, इंटरनेट से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन खत्म कर दी जाएगी एज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो ये जो है इसका ओरिजिन जो है राइट टू ऑब्लिवियन, फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस, मतलब फ्रांस से लिया गया है, राइट टू फॉरगेटन और राइट टू इरेजर वगैरह जो भी बोलना चाहूँ। और ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मान लीजिए कल के दिन ये लागू हो जाता है राइट टू फॉरगेटन, तो ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, उसने कुछ अपने प्लान जो है वो सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पर डाले हैं, कल के दिन वो कहने नहीं मुझे तो राइट टू फॉरगेटन का अधिकार है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होंगी। और ये केएस पुट्टास्वामी केस हुआ था जिसमें राइट टू प्राइवेसी की बात हुई थी अंडर आर्टिकल 21 में, इसके तहत आता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डज नॉट मेंशन राइट टू बी फॉरगेटन, राइट टू फॉरगेटन के बारे में बात ही नहीं करी थी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में। और यूरोप GDPR लॉ कवर्ड राइट टू बी फॉरगेटन, तो यूरोप का जो लॉ है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसके तहत इन्होंने राइट टू फॉरगेटन की बात की है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इनर लाइन परमिट। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड हैज़ अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनर लाइन परमिट इन दीज डिस्ट्रिक्ट, दीमापुर, न्यूलैंड और चुमोकेटिमा, ये इनके डिस्ट्रिक्ट हैं 3, इसमें इनर लाइन परमिट लागू कर दी गई है। इनर लाइन परमिट होती है, ये ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, परमिशन लेनी पड़ती है इन जगहों पे जाने के लिए, चाहे वो इंडियन हो या फॉरनर्स हो। रेगुलेट मूवमेंट नियर इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए कि कितने टाइम के लिए कहाँ गए, ये सब चीज़ों के लिए इनर लाइन परमिट बनाई गई थी। इसका जो जेनेसिस है कहाँ से लिया गया, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से इसका जेनेसिस लिया गया है, 1873 में लागू किया गया था असम वगैरह पे। तो अब ये ऑलमोस्ट सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे लग चुका है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ILP, वन फॉर टूरिस्ट एंड वन फॉर लॉन्ग टर्म स्टेज। टूरिस्ट के लिए है और एक लॉन्ग टर्म जो कि एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए लिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। स्टेट्स अंडर ILP अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इन 4 जगह इनर लाइन परमिट लगा हुआ है। नॉट एलिजिबल फॉर ILP, कौन कौन लोग इनर लाइन परमिट के लिए अलाउड नहीं है, NRIs,
OCI कार्ड होल्डर और PIO कार्ड होल्डर अलाउड नहीं है। दे विल हैव टू अप्लाई फॉर ए रेगुलर प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, इन्हें दूसरे तरीके की परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। ये क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, जो फॉरनर्स को लेनी पड़ती है। फॉरनर्स मतलब PIO होल्डर, कार्ड होल्डर और OCI कार्ड होल्डर या NRI, इन्हें इसकी प्रोटेक्शन इसका परमिट लेना पड़ेगा। तो इसके तहत ये लोग जो है इनर लाइन परमिट जैसी जगहों को और इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट जो हैं उनको घूम सकते हैं। और अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम, इन जगहों का ये परमिट इस एक्ट के तहत, इस ऑर्डर के तहत ले सकते हैं। फिर एक ऑर्डर ये है फॉरनर रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963, इसमें जो है अंडमान और निकोबार के लिए परमिशन ले सकते हैं और सिक्किम के कुछ पार्ट के लिए परमिशन ले सकते हैं। फिर अलग अलग ऑर्डर हैं, अलग अलग रूल हैं, अलग अलग जगह के लिए वो टाइम टू टाइम लोग ले सकते हैं। एवरी फॉरनर एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ भूटान who desire to enter and stay in protected restricted area is required to obtain a special permit from competent authority। मतलब किसी भी फॉरनर को या किसी भी अलग देश के नागरिक को अलाउड नहीं है सिवाय भूटान के नागरिकों को। वो एक प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी ले सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर एंटर कर सकते हैं प्रॉपर परमिशन के बाद। तो इसी के साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड न्यूज़ खत्म हुई पूरे साल भर की। और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।